चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सेतु। याद रखना मेरे दोस्त, आज का जो लेक्चर होने वाला है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है आपको शिक्षा सेतु के इस यूट्यूब चैनल पे आज जो क्लास होने वाला है क्लास 10 का, क्योंकि आपको पता है शिक्षा सेतु आपके लिए क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का क्लास लेते हैं। इस क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस में आप देख सकते हो रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री का क्लास चलने वाला है। देखो, आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको थोड़ा सिलेबस समझा देता हूँ। देखो, विज्ञान का जो एग्जाम होता है उसमें 80 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर? 80 नंबर का एग्जाम होता है। इस 80 नंबर में आपको आपको फिजिक्स से 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 नंबर वाला क्वेश्चन 8 में पूछे जाते हैं, जिसमें 4 का जवाब देना होता है। तो मैं फिजिक्स का 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। उसी साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ना होता है, जो अभी पढ़ने वाले विज्ञान। इसमें 8 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस 4 क्वेश्चन को जवाब देने के लिए अगर यह 30 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, ये 30 क्वेश्चन याद कर ले, तो इजी तरीका से आप 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर पाओगे। इसीलिए मैं रसायन विज्ञान का यह क्वेश्चन लेके आया हूँ, 30 क्वेश्चन। टॉप 30 MVBI क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण VBI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, याद रखिएगा। जिसका लेक्चर नंबर 1 है मेरे दोस्त। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तब तक आप शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन है। आज मैं क्या किया पता है? 1 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ पहले। आज मैं इंस्टाग्राम खोला हूँ, ठीक है ना। इंस्टा पे गया था। इंस्टा KKG क्लासेस के नाम से चलता है, ठीक है ना। तो 3 मैं स्लाइड किया हूँ सॉन्ग को, और तीनों में एक ही गाना आ रहा है। कमर करे लप लप, पसीना चुए टप टप, और नाचते नचाते खोपा करे झप झप। इतना हंसी आ रहा था, तो याद रखना। तो एक ही गाना खूब ट्रेंड चल रहा है। कमर करे लप लप, पसीना चुए टप टप, और खोपा करे झप झप। मतलब आज 3-4 में रील देखा, 3 चारों रील में यही गाना था। अलग अलग क्रिएटर थे लेकिन गाना एक ही था। पता नहीं इस गाना का आप सुने हो कि नहीं, बताना कमेंट करके, ठीक है। चलो, 1 नंबर क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखो, उदासीन मतलब क्या होता है? उदासीन वह होता है जो कुछ उसमें हो नहीं, जैसे पानी। पानी का कोई स्वाद नहीं होता। आज तक एक बात सुनना देखना कभी भी आप, लोग कहता है कि हम ये चीज नहीं खाते हैं, हम दूध नहीं खाते, हम दही नहीं खाते, हम माछ नहीं खाते, मछली नहीं खाते, चावल नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, ये सब्जी नहीं खाते, हव सब्जी नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते, हई नहीं खाते, हव नहीं खाते। लेकिन आज तक कभी सुने किसी से पानी नहीं पीते? अरे भाई, पानी भी तो एक चीज है। पानी से आज तक किसी का मन भरा? तो जो उदासीन है उससे किसी को मन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं होता, कोई इसमें साइड इफेक्ट। इसलिए पानी आज तक कभी किसी के मन से उतरता नहीं है। तो पानी उदासीन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अगर उदासीन बनाना है तो आपको पता होगा। देखो, पीएच वैल्यू होता है, कुछ पीएच वैल्यू जान लीजिए। अगर 7 जो होता है, यह उदासीन होता है, जिसको जल कहते हैं, 7। अगर 7 से कम है, 7 से कम होता है, 7 से कम है तो ये हमारा अम्ल होता है, अम्ल होता है। 7 से कम है तो अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक है, याद रखना, 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो ये हमारा क्षार होगा, जिसको भस्म कहते हैं, क्षार। देखो, 7 से कम अम्ल है, 7 से अधिक क्षार है। अगर अम्ल और क्षार दोनों साथ एक साथ अभिक्रिया करें, दोनों साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करने के बाद कुछ ऐसा तत्व बन जाए जो उदासीन हो, उसी का उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब एक साथ कराते हैं, तो जब उदासीन कोई तत्व प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए, उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं भस्म, भस्म मतलब क्षार, मैंने क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है। मैंने आपको जो शब्द बताया, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि उदासीन कोई तत्व प्राप्त हो, यानी कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जैसे देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। और HCl क्या है? अम्ल है, अम्ल है। याद रखना, यह क्या है? अम्ल। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड क्या? अम्ल है। क्योंकि NaOH क्षार है, यहाँ पे HCl अम्ल है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड दिया।
जो एक प्रकार का उदासीन है। सोडियम क्लोराइड आप समझते हो, जिसको नमक कहते हैं, उदासीन होता है। और यहाँ पे जल, जल भी क्या होता है, उदासीन होता है। तो वही कहा, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जब उदासीन तत्व प्राप्त हो, यानी कि जिसमें अम्ल एवं भस्म यानी कि क्षार आपस में अभिक्रिया करके दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। आप ही समझना, एक लेवल, जैसे कि एक खट्टा वस्तु मिला दिया जाए, कड़वा वस्तु मिला दिया जाए। खट्टा वस्तु एक लगा क्या होगा, वो दोनों को उदासीन कर देगा, एक आपको फीका फीका सा लगना शुरू हो जाएगा। अब देखना, चीनी और नम नींबू, चीनी और नींबू को अगर एक लिमिट मात्रा में मिलाया जाए तो उसका खटाई चीनी काट देता है, क्योंकि मीठा चीनी दोनों काट देगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आई मीन भस्म आपस में अभिक्रिया कर दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और तथा लवण तथा जल बनाते हैं। यह आपका लवण है। लवण क्या होता है, ये लवण होता है। लवण, लवण तथा जल बनाते हैं। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये आपका लवण है, ये आपका जल है, ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया तो लवण और जल बना, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नीचे भी एक एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, और कक्षा 10वीं का यानी कि क्लास 10 का टॉपर लेवल का तैयारी करना है तो मेरे साथ बने रहिए। शिक्षा सेतु आपको 100% टॉपर बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बना सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए सबसे पहले जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो अगर जिप्सम जिप्सम को अगर हम जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, क्या करेंगे, सदापि, और याद रखना सावधानी पूर्वक, मतलब एक ऐसा नहीं कि आप सावधानी खाना बनाते हो, सावधानी पूर्वक बनाते हो। आप देखना, कोई भी चीज खानाता है सावधानी पूर्वक, अगर थोड़ा भी तेल उड़ने लगे तो दगा जाएगा। तो ये कहता है जिप्सम, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करके क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये सूत्र लिखा गया है, ये जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना। तो याद रखना, जिप्सम 120 डिग्री, यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तक सावधानी पूर्वक गर्म करके हम लोग क्या बना सकते हैं, गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 क्या होल ट्वाइस इंटू 2H2O बनता है, जिसे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा उपयोग है। तो पहला डिफिनेशन यह है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कर सकते हैं पहले तो खिलौने, मूर्ति बनाने के लिए। बहुत सारा मूर्ति का ढांचा होता है, बना सकते हो उससे, ठीक है ना। खिलौने बना सकते हैं, साथ में आप लोग बना सकते हैं हड्डियों को जोड़ सकते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम खिलौना बनाने में, आप ये सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, इस सब का उपयोग करते हैं। आप देखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा डिजाइन बनते हैं। बहुत सारा मूर्ति देखी होइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। वह डिजाइन क्या होता है, क्या करता है, फ्रेम बनाता है, और उसमें उसको सान अगर उसमें रख देता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक मूर्ति बन जाता है। टूटी हड्डी को क्या करता है, पहले सानता है, उसको ऐसे लगा देगा तो मजबूत हो जाता है, क्योंकि वह बाद में मजबूत हो जाता है, वो जल्दी से मजबूत हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग समझ गए। टूटी हड्डियों में उपयोग कर सकते हैं, खिलौना बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, सरफेस को चिकना बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और बनता कैसे है, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने देखो 2013, 2016, 2022 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। हम क्या बताएं आपके सामने, तो आप सब कुछ सामने मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन 2014, 2016, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक, यहाँ पे क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या कैसे किया जा सकता है, क्यों आवश्यक है, इसको समझिए। मेरे दोस्त, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में अणुओं की संख्या समान हो। मतलब जैसे कि कोई अभिक्रिया करते हैं, देखना H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2 लिए तो एक बनेगा हमारा H2O बनेगा। लेकिन देखो H2O बना, लेकिन यहाँ पे इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। पहले क्या कि हम 2 लगा दिए, तब देखो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा
2 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि आगे 2 लगने के बाद अब दोनों में 2 से गुना होगा, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन 2 ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है तो 2 इधर से गुना कर देंगे। इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है तो 2 से में गुना होगा। अब देखो दोनों तरफ संतुलित हो गया। तो यानी कि सिंपल है कि यदि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्य, पहले मतलब अभिकारक, पश्य मतलब बाद में, ठीक है ना? पहले और पश्य प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो पहले भी और बाद में भी दोनों के यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, बाद में भी हाइड्रोजन 4 है। पहले हाइड्रोजन 4, पहले ऑक्सीजन 2 है, बाद में ऑक्सीजन 2 है। यानी कहता है यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पाश्य मतलब बाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है, तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हो? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका होता है आपको अनुमान विधि। अनुमान विधि में क्या हो जाता है, सबसे जटिल यौगिक का जो कम बेस रहता है, मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, ठीक है ना? तो बहुत सारा समीकरण है जिसको संतुलित किया जाता है, याद रखना अनुमान विधि। तो ये कहता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सरल विधि को अनुमान विधि, अनुमान द्वारा संतुलित कहलाता है। यानी कि सबसे सरल विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जिसको हम लोग अनुमान विधि कहते हैं, अनुमान से अनुमान विधि कहते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम संतुलित समीकरण से पहले जटिल यौगिक का चुनाव किया जाता है, जटिल जो सबसे भारी यौगिक हो उसका चुनाव किया जाता है, ठीक है ना, चाहे वह प्रतिकारक यानी कि अभिकारक हो या प्रतिफल हो। और जब दोनों तरफ के परमाणुओं या अणुओं के मिलाया जाता है, परमाणुओं की संख्या को 1 2 3 4 लिखकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। मतलब देखिए, अगर कोई भी समीकरण है, सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि भाई कौन कम है कौन ज्यादा है, तो दोनों तरफ से संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे जिसे मैंने बनाया H2 प्लस O2, ये बनेगा H2O, H2O बनेगा। इसमें से कोई यौगिक आप देखोगे प्रतिकारक, इधर इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 चलो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। फिर से जटिल यौगिक क्या है, ये तो छोटा छोटा है। जटिल यौगिक क्या है, आप पे ऑक्सीजन, यहाँ पे जल है, जल में 2 से गुना करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन काम, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन से इधर गुना कर दीजिए। यानी कि पहले जटिल में काम करेंगे फिर नॉर्मल में, तो अब देखो दोनों संतुलित हो गया। वही कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे आसान विधि को अनुमान विधि कहा जाता है। सर्वप्रथम संतुलित समीकरण से पहले क्या करेंगे, जटिल यौगिकों का चुनाव करते हैं कि इसमें जटिल यौगिक कौन है। तो जल आपका बड़ा है क्योंकि 2 तत्वों से बना है, ये तो हल्का हल्का है। चुनाव करते हैं, चाहे वो प्रतिकारक हो या चाहे प्रतिकारक हो चाहे प्रतिफल हो, दोनों तरफ के अणु या परमाणुओं को देखते हैं और उसमें 1 2 देखिए 2 से गुना की, इधर भी 2 से गुना की, 2 3 4 से गुना करके उसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए संयोजन मतलब क्या होता है, संयोग मतलब जुटना, संयोग मतलब जुटना। जैसे कि 2 या 2 से अधिक तत्व अगर जुटकर कोई एक तत्व बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा CO2, बनेगा कि नहीं? अगर कार्बन और ऑक्सीजन, सी मतलब कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए तो एक क्या, एक तत्व बना, यानी कि ये संयोग कर गया, जुट गया। तो वही कहता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, देखो ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, दोनों जुटा तो एक नए तत्व बन गया, है ना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व ये संयोग करके एक नए तत्व या पदार्थ का निर्माण होता है तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, यानी कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि कोयला यानी कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन है ना, है। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जैसे देखो यह आपका कार्बन है, कोयला है, या आपका ऑक्सीजन है उपस्थिति में, क्या अगर दोनों को संयोग करेंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, सेम कंडीशन से आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोज करके जल बनता है। देखो यहाँ पे H2, यहाँ पे 2H2 गैस है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन O2 मिलकर 2H2O बन गया, यानी कि जल बन गया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया सिंपल है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोग करके जोड़कर एक नए तत्व बनाते हैं,
नए पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे मित्र, याद रखना, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल आपको डेली आपको 4 बजे शाम को क्लास देते हैं। शाम को लाइव क्लास चलता है, फिर 8 बजे सुबह में क्लास चलता है, डेली सुबह में, और डेली क्लास चलता है। ध्यान रखना, इसको स्किप नहीं करना है, डेली क्लास करना है, प्रॉपर लेवल 450 प्लस का मैं गारंटी देता हूँ। डेली क्लास कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दे। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जल से अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना सकते हैं। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि आधा जल, ठीक है ना, जल से अभिक्रिया करके हम क्या बना सकते हैं, जिप्सम बना सकते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O बना सकते हैं। लगभग आधे घंटे में जम जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस आधे घंटे में जम जाएगा। सिंपल बात है, जब हम इसको जल से अभिक्रिया कर रहे हैं, जल से, तो सिंपल बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, के साथ जल से अभिक्रिया करेंगे तो हमको जिप्सम प्राप्त होगा, जो आधे घंटे में जम जाता है। और ये क्वेश्चन 2014 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे प्यारे मित्र, इस सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रेडी हो चुका है, जो आप PDF के फॉर्म में ले सकते हैं, मात्र 199 में, ऑल सब्जेक्ट का। चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर हो, चाहे 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर हो, सब आपको मिल जाएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। 91 17 82 62, मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन क्या है, देखो, धोबियन सोडा, और यहाँ पे क्वेश्चन है बेकिंग सोडा और धोबियन सोडा। बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा, और धोबियन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। मतलब पहले खाइए फिर धोइए, पहले खाइए फिर धोइए, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग क्या करना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2019 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, धोबियन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है। देखो मेरे दोस्त, धोबियन सोडा और बेकिंग सोडा में बहुत सारा अंतर है। क्या है, तो पहले बेकिंग सोडा की बात करें। देखो, सोडियम कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है, ये पेट के अत्यधिक अम्ल अगर हो जाए, इसका उपयोग करके कम कर सकते हैं। यानी कि जब पेट में जब अधिक अम्ल हो जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये कहा सोडियम कार्बोनेट, जिसका बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि, औषधि मतलब दवा, मेडिसिन। औषधि मतलब होता है, औषधि हिंदी शब्द है, मेडिसिन इंग्लिश शब्द है, औषधि दवा, ठीक है ना। तो सोडियम कार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। याद रखना, बेकिंग सोडा का सबसे पहला उपयोग है कि उसको हम लोग अम्लीयता, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन धोबियन सोडा, यह प्रयोगशाला में, यह जो धोबियन सोडा है, तो यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है या व्यवहार किया जाता है। यह प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। सेकेंड पॉइंट क्या है, रसोई घर में खाना के सोडा का उपयोग खस्ता व्यंजक बनाने के लिए किया जाता है। और जो खावा सोडा जो आपको अभी जो दिख रहे हैं आप, ठीक है ना, यानी कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग करते हैं खाने के चीज में करते हैं। अगर खाने को मुलायम बनाओ, आप देखना, खस्ता, आप लिट्टी खाते हो, समोसा खाते हो, एकदम मुलायम रहता है, एकदम खस्ता की तरह। उस सब में बेकिंग सोडा एकदम ठास के मारा जाता है, खूब मारा जाता है, और बिहान वाला पेट डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ना वो मतलब एथी कर देता है पेट को। याद रखना, रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता, खस्ता मतलब होता है मुलायम, या मुलायम बनाने में, खस्ता व्यंजक के रूप में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। और धोबियन सोडा को क्या कर सकते हैं, वहां पे कांच, कागज, साबुन आदि के वहां पे उत्पादक में इसका उपयोग किया जाता है। कांच बनाने में, कागज बनाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है धोबियन सोडा का। तो धोबियन सोडा में अंतर समझ में आ गया, काफी महत्वपूर्ण है खावा सोडा और धोबियन सोडा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। साबुन और अपमार्जक की बात करें, ज्यादा कुछ है नहीं। साबुन जो होता है, कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। साबुन जो होता है, अब देखिएगा, साबुन आप लगाइएगा सर में, जब सर 2 4 दिन तक आप धोइए नहीं, 5 दिन बाद नहाइएगा, ठीक है, खूब मैल उल हो जाता है, तो आप पहली बार साबुन लगाइएगा ना इसमें, माथ में, तो वो फिर आता नहीं है, फिर आएगा ही नहीं।
क्योंकि उसमें क्या होता है, वो कठोर हो जाता है। तो साबुन जो कठोर जाल के साथ झाग नहीं बनाता है, झाग मतलब फेन नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक कठोर जाल के साथ भी झाग बना लेता है। लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग बना लेता है, लेकिन साबुन झाग नहीं बनाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, साबुन से जैव अपघटित हो जाते हैं। साबुन से क्या होता है, जैव अपघटित हो जाते हैं, जबकि कुछ अपमार्जकों में जैव अपघटित नहीं होता है। देखो, होता दोनों में है अपघटित, लेकिन कुछ अपमार्जक जो होते हैं जिसमें जैव अपघटित नहीं होता है। तो ये कहा, कुछ अपमार्जकों में जैव अपघटित नहीं होता है, लेकिन साबुन में क्या होता है, जैव अपघटित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रावण वसीय अम्लों जैसे यहाँ पे पोटेशियम लवण है। क्या मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, साबुन, साउन साबुन, थोड़ा सा यहाँ पे, साबुन वासीय अम्लों जैसे पोटेशियम लवण है। अपमार्जक क्या है यहाँ पे, सल्फोनोइक अम्ल के रूप में सोडियम लवण है। मेरे दोस्त, जो अपमार्जक होता है और सल्फोनोइक अम्ल के रूप में सोडियम लवण है, जबकि साबुन जो है, साबुन जो वासीय अम्लों के रूप में क्या है, पोटेशियम लवण है। याद रखना, साबुन पोटेशियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक सोडियम लवण होता है। तो दोनों में अंतर है, इस अंतर को आप आराम से याद कर सकते हो। सबका पीडीएफ नोट्स रेडी है, नंबर नीचे दिख रहा है। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सब मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। यानी कि पहले विरंजक चूर्ण लिखिए, उसका रासायनिक नाम लिखिए, उसका सूत्र क्या होता है, फिर उपयोग लिखिए। देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्स, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है विरंजक चूर्ण का नाम है, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन कहता है इसका उपयोग, यानी कि विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका उपयोग जो होता है क्या हो सकता है, तो इसका उपयोग कपड़े को धोने में विरंजक के रूप में करते हैं, विरंजक चूर्ण का। तो कपड़े धोने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। साथ में कीटाणुनाशक, यानी कि कीटाणुनाशक मतलब होता है कीटाणु को मारने में या जल को शुद्ध करने में। अगर जल में बहुत सारा कीटाणु है, इसको शुद्ध करने में हम लोग क्या कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है उसको पढ़िए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका उपयोग हम सबसे पहले कर सकते हैं, इसका धोने के, कपड़े धोने में इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड में इसका उपयोग कर सकते हैं कीटाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं। जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2011, 2015, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है और कितने प्रकार के होता है। मेरे दोस्त, हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार के होता है, ये क्वेश्चन 2017, 2022 के एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, स्किप नहीं कर सकते हो आप। याद रखना, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वैस यानी कि वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, यानी कि वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। यानी कि वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो तथा जिसमें पोटेशियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयले को गर्म कर बनाया जाता है। थोड़ी सी समझिए, यानी कि वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है ना। बना हो जिस तथा जिसे, आगे थोड़ा और कहते हैं, तथा जिसे आप ये होता है पेट्रोलियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयले को गर्म कर बनाया जाता है। अगर पेट्रोलियम को अगर हवा का अनुपस्थिति, जहां पे हवा ना हो तथा कोयले को गर्म करके इसको बनाया जा सकता है हाइड्रोकार्बन के। ये इसके लिए 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले यहाँ पे एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, साथ यहाँ पे एलिसाई एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 3 प्रकार का होता है, एलिफेक्टिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह 3 प्रकार के होता है, डिफिनीशन के साथ आपके सामने है और पूछा भी कि आपके सामने है। मेरे दोस्त, आपको याद रखना, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको डेली आपको क्लासेस मिले 8 बजे सुबह में,
आपको शाम में 4 बजे। धातु और अधातु में अंतर क्या है? देखिए धातु और अधातु में अपने से अंतर लिख सकते हो। पहला अंतर लिख सकते हो, धातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, अधातु विद्युत का चालक नहीं होता। धातु ऊष्मा का चालक होता है, अधातु ऊष्मा का चालक नहीं होता। धातु क्या होता है? कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता है। धातु को पीट-पीट कर उसको तन्ने होता है, पीटने पर क्या टन-टन की आवाज़ आता है। इस प्रकार से बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। धातु प्राकृतिक में यहाँ पे धनात्मक होती है। इसके परमाणु में धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। कमर करे लप लप पसीना चुए टप टप और क्या करें? नाचते नाचते फूफा करे झप झप, यही ना? चलो, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हंसी आ रहा है आप लोग को? चलो, देखो धातु जो होता है वो धनात्मक होता है, धनायन से बना होता है और इसके परमाणु में धनायन उपस्थित होते हैं, धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। जबकि अधातु जो होता है ये ऋणायन होता है और इसमें ऋणायन बनने की प्रवृत्ति होती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? धातु में क्या-क्या गुण होते हैं? ये तनु, खनिज, अम्ल से क्या करते हैं? धातु की बात कर रहे हैं। ये क्या होते हैं? तनु, खनिज, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेता है। कम यहाँ पे कम अभिक्रियाशील धातु तनु यहाँ पे खनिज अम्ल से H2O विस्थापित नहीं कर पाता है। थोड़ा सा डिफिनेशन कुछ अलग ही लिखा है। नहीं धातु सीधा लिखिएगा आप डिफिनेशन में, धातु क्या है अधातु क्या है। आप अंतर कर रहा है तो धातु में ऐसे लिखिएगा, धातु क्या होता है? धातु विद्युत का चालक होता है, अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है। धातु क्या होता है? उष्मा का चालक होता है, अधातु उष्मा का चालक नहीं होता है। लिखते जाइए आप, ठीक है ना? धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता है। धातु को पीट कर वहाँ पे तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को तार नहीं बनाया जा सकता। ये 4 पॉइंट लिख लीजिए और ये जो डिफिनीशन है आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा-सा अजीब टाइप का डिफिनीशन है, ठीक है ना? मेरे दोस्त देखो, पहला बात होता है जब क्वेश्चन तैयार होता है, उस समय हम बैठ के तैयार कराते हैं, लेकिन स्टाफ लोग अपने तरीका से करते हैं। लेकिन हम पढ़ाते हैं तो अपने तरीका से पढ़ाएँगे, ठीक है ना? इसलिए निश्चिंत होकर और जहाँ पे आपको कुछ ऐसे देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लिखिए। लेकिन लेकिन अपना भाषा एक होता है, अपना भाषा से हम बताते हैं। ये 2021 के एग्जाम पूछा गया है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन बचता है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। आज के लेक्चर में इतना ही होगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। थैंक यू।